मेरा नाम दीपाली है। जब मैं 7 साल की थी तभी मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरे सर पर अपने माता पिता का साया नहीं था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी। मेरे चाचा कोई जालिम इंसान नहीं थे। मेरे चाचा तो बल्कि बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई उस टाइम मेरी उम्र 18 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो परिवार मेरे चाचा को मेरे लिए मिला वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस ठीक ठाक ही था। लड़के वाले ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे चाचा के पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरी चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो चाचा से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए ज़्यादातर मेरे लिए अच्छे रिश्ते ही आते थे। मेरे लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता तो चाची वहाँ पर चाचा से मेरे रिश्ते के लिए मना कर देती थी और कहती थी कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी भतीजे की शादी अच्छे परिवार में करेंगे तो वो लोग हमसे ज़्यादा दहेज मांगेंगे, और वैसे भी ये हमारी बेटी नहीं है, इसलिए इसकी शादी तो कहीं भी कर दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बेटियों को ही दहेज देना है। हमारे पास तो पहले से ही घर में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भतीजी की शादी में हम अपना रुपया पैसा बर्बाद करें। इसलिए जल्दी से इसके लिए कोई मामूली सा रिश्ता देखकर इसको हमारे घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हमारे घर में आता था वो मुझे ही पसंद करके चला जाता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मोटी मोटी सी और काली सी थीं, लेकिन चाचा की बेटियों का बिहेवियर मेरे साथ कभी बुरा नहीं रहा था। वो हमेशा मेरे साथ मेरी सगी बहन की तरह ही रिएक्ट करती थी। चाचा भी अच्छे थे, बस चाची का ही बिहेवियर मेरे साथ हमेशा ख़राब रहता था। वो मुझसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी, मुझे डांटती थी, और उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन वो लोग पसंद दीपाली को करके चले जाते हैं। कभी कभी तो चाची ऐसा भी किया करती थी कि जब लड़के वाले उनकी बेटियों को देखने आते तो वो मुझे कमरे में छुपा दिया करती थी। इन्हीं बातों से तंग आकर चाचा ने मेरे लिए मामूली सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। लड़के वालों की कोई पूछताछ भी नहीं की और मुझे कोई सामान भी नहीं दिया, बस मुझे खाली हाथ ही घर से निकाल दिया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें भी कोई औरत नहीं थी। मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी किया करता था, जो यहाँ से लगभग 2 दिन की दूरी पर था, इसलिए वो बार बार आ भी नहीं सकता था, लेकिन हर एक महीने में वो एक बार चक्कर लगा लिया करता था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, वो दूसरे देश में तो नहीं, कम से कम अपने ही देश में काम करता है। अगर देश से बाहर काम करता होता तो 1 साल या 2 साल में ही घर पर आता। मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मेरे ससुर थे, और मेरे पति भी दूसरे शहर में काम करते थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे और उनकी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये बात तो सच थी कि मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल भी करते थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति ने कहा कि मुझे अब काम पर जाना होगा। मैंने सिर्फ शादी के लिए 1 हफ्ते की ही छुट्टी ली थी। मेरी छुट्टियां पूरी हो गईं, इसलिए मेरा वहां पर जाना अब बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पति को बड़े आंसुओं के साथ विदा कर दिया। वो अपने काम के लिए जा चुके थे। मेरे पति का नाम निशान था और मेरे ससुर का नाम विनोद था। मेरे ससुर भी सुबह सुबह अपने काम पर जाया करते थे और मैं उनके लिए नाश्ता बनाकर पहले ही रेडी कर दिया करती थी। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर अपने काम पर जाने लगे। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेरे जाने के बाद दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मैं भी जब दरवाज़ा बजाऊं तो पहले पूछना कि कौन है। जब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं हूं, तभी तुम मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलना। वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और बेटियों की तरह मेरी हर बात को मानते थे। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। वापस आने पर मेरे ससुर मेरे लिए पकौड़ियाँ लेकर आते थे। मैंने अपने ससुर से कहा, बाबूजी इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो कहने लगे, बहू तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो वो भी तुम्हें इतना ही प्यार किया करती, और अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती। पर क्या करें, शायद इस घर में तुम्हारा अकेला रहने ही भाग्य में लिखा हुआ था। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप तो है ना इस घर में मेरे लिए। मेरे ससुर रोजाना मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज जरूर लेकर आया करते थे, लेकिन एक बार तो मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आ गए जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, और ये देखकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई थी। मेरे पति एक होटल में शेफ की नौकरी किया करते थे, और उस होटल में रात दिन खाना बनता था, इसलिए उन्हें दिन भर किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं होती थी, और रात के टाइम पर बस वो थोड़ी बहुत देर के लिए मुझसे बात किया करते थे। लेकिन वो इतने थके हुए होते थे कि बात करते करते ही सो जाया करते थे। मुझे अपने पति की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सारा दिन अपने पति की कॉल आने का वेट करती रहती थी। लेकिन ये मेरे पति की मजबूरी थी। वो सारा दिन होटल में खाना बनाते रहते थे, और खाना बनाते बनाते बुरी तरह से थक जाते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि ये हमारे शहर का सबसे फेमस होटल है, जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से खाना खाने और नाश्ता करने के लिए आते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर किसी से भी ज़्यादा बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ पर नए नए तरीके का खाना बनता है। मेरे पति ने शुरू से ही शेफ का काम किया था, इसलिए उन्हें दूसरे शहर में बड़े होटल में नौकरी मिल गई थी, जिसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। मेरे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, और मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। मेरे पति ने मुझे शादी पर भी बहुत अच्छे और कीमती गिफ्ट्स दिए थे, जो शायद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि चाचा चाची के घर में तो सिर्फ मैंने गरीबी ही देखी थी। उन लोगों ने कभी मुझे कोई महंगी चीज़ छूने तक नहीं दी थी। मेरे पति ने कहा कि मुझे यहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर इतनी दूर तुमसे अलग रहता हूँ, नहीं तो तुमसे दूर नहीं रहता। ऐसी नौकरी शायद मुझे अपने शहर में रहकर नहीं मिल सकती। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति की अचानक मौत हो गई। जिस होटल में वो काम किया करते थे, उस बिल्डिंग में सिलेंडर फट जाने की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दुख था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने मुझे वापस घर चलने के लिए कहा, तो चाची ने हंगामा मचा दिया कि ये मनहूस तो शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई। ये मनहूस है और इसको मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी, और ना ही इसका असर अपनी बेटियों पर पड़ने दूंगी। जब तक ये हमारे घर में रहती थी, हमारे घर में भी कुछ भी अच्छा नहीं होता था, और जब से इसकी शादी हुई है और ये हमारे घर से चली गई, उस दिन से ही हमारे घर के भाग खुल गए। मैं तो कभी भी इस मनहूस को अपने घर में दोबारा से घुसने नहीं दूंगी। चाची का बिहेवियर देखते हुए मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा अब उनके घर में नहीं जाऊंगी और अपनी ससुराल में ही रहूंगी, क्योंकि चाची के घर से अच्छी जिंदगी तो मेरी ससुराल में रहकर ही गुजर रही थी। मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि तुम फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा लड़कियों की भी दूसरी शादी हो जाती है, तुम्हारे लिए भी कोई न कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करता हूँ। लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, और मैं आज भी अपने पति से प्यार करती हूँ। एक दिन मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए, और मैंने देखा कि मेरे ससुर के हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्लैंकेट था। वो कहने लगे कि बहू, रात को ये ब्लैंकेट ओढ़ कर सोना, बहुत सर्दी हो रही है, तुम्हें ये ब्लैंकेट रात को खूब गर्माई देगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अपने ससुर से ये पूछना चाहिए था कि मुझे यही ब्लैंकेट रात को ओढ़कर क्यों सोना चाहिए। अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं हो रही थी, और ये ब्लैंकेट काफ़ी मोटा था। मेरे ससुर ने कहा था कि मैं ये स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और रात को इसको ओढ़कर सो जाना। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको रात को ओढ़कर सो जाया करूँगी। वैसे भी इस घर में ज़्यादा सामान नहीं था, और मुझे भी दहेज नहीं मिला था। मैं वो ब्लैंकेट रात को ओढ़कर सो गई थी। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह होते ही मेरे ससुर ने मुझसे कहा, मुझे वो ब्लैंकेट वापस कर दो। मैंने सोचा कि शायद मेरे ससुर ने मुझे वो ब्लैंकेट रखने के लिए दिया होगा। मैंने कहा, लेकिन बाबूजी, मैंने तो रात ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और उसे इस्तेमाल में ले लिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो तुमने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब ये मुझे वापस कर दो। मैंने वो ब्लैंकेट उठाया और अपने ससुर को वापस कर दिया।
मेरे ससुर ने वो ब्लैंकेट एक बड़े से बैग में कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए। देखने में तो वो सस्ता नहीं लग रहा था, वो काफी महंगा था जो वो लेकर आए थे, इसलिए शायद वापस करने भी चले गए थे। मैंने भी अपने ससुर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और उनको ब्लैंकेट वापस कर दिया था। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, लेकिन अब वो वापस लौटकर नहीं आ सकते थे। रात भर मैं उनकी याद में जागती रहती थी, लेकिन आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, जबकि पिछले दिनों में सारी रात जागती रहती थी और रोती रहती थी और रोते रोते अपनी हालत बुरी कर लेती थी। लेकिन आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ झूठ है और मेरे पति अभी मेरे पास वापस आ जाएंगे और आकर कहेंगे कि मेरे मरने की खबर झूठी थी, मैं तो जिंदा और तुम्हारे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ये तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। न इस तरह से कोई जिंदगी में वापस आता है और न ही इस तरह से जिंदगी से कोई वापस चला जाता है। मौत तो बहुत बुरी चीज है, इंसान के साथ कभी इंसाफ नहीं करती और उसके घर वालों को ऐसे हालातों में डाल देती है जिसके लिए वो पहले से ही तैयार नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति, जिसके साथ मैंने सिर्फ इन 3 महीनों में सिर्फ 3 हफ्ते ही गुजारे थे, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मुझे एक उम्मीद लग रही थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति को गए हुए अभी सिर्फ 15 दिन ही गुजरे थे। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे पति यहाँ पर आए थे तो पूरा 1 हफ्ता हम दोनों ने एक साथ ही गुजारा था और जब वापस गए तो उसके 2 दिन बाद ही ये खबर आ गई थी कि उनकी मौत हो गई। इसलिए मेरे पास अभी एक उम्मीद बाकी थी। रात को जब मेरे ससुर घर वापस आए तो उनके हाथ में फिर से वही ब्लैंकेट था, तो वो कहने लगे कि ये ब्लैंकेट रात को ओढ़कर सो जाना। मैंने कहा, क्या बात है, आप इसको वापस लेकर क्यों चले गए थे? तो वो कहने लगे, उस दुकान पर शायद ये मुझे महंगा दिया गया था। मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुमने ये ब्लैंकेट महंगा खरीदा है। मैंने तो काफ़ी सस्ता खरीदा है, इसलिए मैं वापस उसी दुकान पर लेकर चला गया और उससे झगड़ा किया, लेकिन फिर दुकानदार ने मुझे 500 रुपये वापस कर दिए। और अब काफ़ी रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वही हुआ जिसका मुझे भी अंदाज़ा था। मैंने कहा, ठीक है। मैं फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई और मैंने वही ब्लैंकेट ओढ़ लिया और मैं इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि मेरी आंख सीधा सुबह ही खुली थी। लेकिन मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे अपनी तबीयत कुछ ख़राब होती महसूस लग रही थी और मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे और मेरा जी भी मचल रहा था। लेकिन जब मैं सुबह के बर्तन धो रही थी तब मेरे ससुर किचन में आकर मुझसे कहने लगे, मुझे वो ब्लैंकेट वापस कर दो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं अपने ससुर से पूछना चाहती थी कि आप मुझसे ब्लैंकेट क्यों लेना चाहते हो। तभी मेरे ससुर ने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और जल्दी से जाकर ब्लैंकेट वापस ले आओ। मैं अपने कमरे में चली गई और ब्लैंकेट लेकर आ गई और अपने ससुर को वापस दे दिया। उस ब्लैंकेट को बैग में रखकर वो वापस चले गए और कहने लगे, बहू, मुझे बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने कहा, न जाने ये सब क्या हो रहा है, कभी मुझे ब्लैंकेट दे देते हैं और कभी मुझसे वापस ले लेते हैं। पता नहीं मेरे ससुर क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें भी बड़ी अजीब होती है कि लोगों की बातों में जल्दी ही आ जाते हैं। अगर ब्लैंकेट ले ही लिया था तो फिर चुप करके रख लेते। 1500 से क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ महंगी ही मिलने लगी है। लेकिन मेरे ससुर को ये बात कौन समझाए। मेरी तबीयत सारा दिन ख़राब रही थी और मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि मेरे पास मेरे पति की कोई न कोई निशानी रह जाएगी जिसके सहारे मैं अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूंगी और इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे पति की कमी नहीं रहेगी। कोई तो होगा जो मेरा भी अपना होगा और जिसे मैं अपना कह सकूंगी, वरना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक पति ही था जो मुझे इस दुनिया से इतनी जल्दी छोड़कर चला गया था। मेरे ससुर ने तो ऐसा करने का रूटीन ही बना लिया था।
वो मुझे रोज़ काम से आने के बाद ब्लैंकेट दे दिया करते और सुबह को मुझसे वापस ले लेते। और रात को तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आती थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। मैंने सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज़्यादा थकान और नींद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब सी रहती है। इसीलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। 2-3 दिन के बाद मेरी ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी और मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरे पति की मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपने ससुर को भी ये बात खुलकर नहीं बता सकती थी। मेरे ससुर ने जब मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे, क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने माता पिता की याद आ रही है। पर अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बनने वाली थी तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगी थी, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। न जाने फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगी। घर में कोई औरत भी नहीं थी जिससे मैं कहती कि वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के ले जाए। अगर मैं अपने ससुर को कहती तो ये बात बहुत अजीब लगती और अपने चाचा को कहती तो वो भी क्या सोचते। काश अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं उसके साथ ही डॉक्टर के चली जाती और उसको अपने हर परेशानी के बारे में खुलकर बता सकती। लेकिन फिर मुझे परेशानी ज़्यादा होने लगी तो रात को मुझे बड़ी गहरी नींद आती थी। पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सो गई और कब जागती हूँ। सुबह को भी मेरी आँख सुबह को 10 बजे से पहले नहीं खुलती थी। और एक दिन एक बात मेरे सामने आई जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद ही इतने भारी ब्लैंकेट को अपने हाथों से धो रहे थे। मैं हैरान थी कि वो ब्लैंकेट को आखिर धो क्यों रहे थे। उनको क्या लगता है कि मैंने ब्लैंकेट को गंदा कर दिया, और अगर ऐसे उनको ब्लैंकेट गंदा लग रहा है तो वो मुझे बता देते, मैं धो देती। लेकिन ये ब्लैंकेट तो मेरे कमरे में रखा हुआ था, तो फिर वो मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना जाकर ये ब्लैंकेट लेकर आ गए थे। मुझे तो लग रहा था कि अपने बेटे के मरने के बाद मेरे ससुर पागल हो गए। बड़ी अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते रहते थे और हर दूसरे तीसरे दिन ब्लैंकेट को धोते रहते थे। एक ही ब्लैंकेट को इतना ज़्यादा कौन धोता है। रात को कहते थे कि इसे इस्तेमाल में लेना और सुबह कहते कि मुझे वापस दे दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता। लेकिन मैं भी अपने ससुर से कोई सवाल नहीं करती थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो मेरे ससुर का नुकसान हुआ था। उन्होंने बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को खो दिया था और फिर मेरे पति की डेड बॉडी भी तो नहीं मिली थी। बस होटल वालों ने इतना बता दिया था कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, कि सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग खाना बना रहे थे और उनकी भी बॉडी नहीं मिली थी। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी अपने बेटे को जी भरकर नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था और इस दुख को निकालने के लिए वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं अपनी तबीयत की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशान कि अब मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर मौजूद नहीं थे, तो हमारे पड़ोस में रहने वाली कमला मासी हमारे घर पर आ गई थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब लग रही है। इस तरह से थोड़ी होता है, अगर घर में कोई औरत नहीं है और सिर्फ ससुर रहते हैं तो तुम अपनी परेशानी उनको नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगी। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, एक दिन शर्म से मर जाओगी। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वो मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर चली गई थी। डॉक्टर ने मेरा बहुत अच्छे से चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे मेरी डेट के बारे में पूछा था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा पहले लगता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बात को भी 1 महीना गुजर चुका है और मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चेक करने पर कुछ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट से चेक करने पर सारी डिटेल निकल कर आ जाती है
और ऐसा भी होता है कि औरत को कुछ पता नहीं चलता कि वो माँ बनने वाली होती है। मुझे तो डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि देखो, तुम्हारा किसी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं। मैंने कहा, डॉक्टर, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, तभी तो उनकी विधवा बनकर उनके घर में जिंदगी गुजार रही हूँ। और मैंने डॉक्टर को बताया कि हमारे घर में तो मेरे बूढ़े ससुर के अलावा कोई भी नहीं रहता और मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं हूँ, सारा दिन घर में ही गुजार देती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह के केस में हमें ऐसे सवाल जवाब करने पड़ जाते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात तो पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या सच कह रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी डेट भूल गई हो। मैंने फिर से हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की ही औरत भी आई थी और उन्होंने बताया कि मैं हमेशा इसी डॉक्टर के पास ही आती हूँ। डॉक्टर से बात करते टाइम तो वो उनके केबिन से बाहर बैठी हुई थी, लेकिन अगर कल को मेरे बारे में वो पूछ लेती तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हो डॉक्टर, मैं अपनी डेट भूल गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और उन्होंने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है और मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, एक ही हरकत मेरे साथ बहुत अजीब हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था, और वो तो ब्लैंकेट वाली बात थी। और दूसरी बात ये कि मुझे रात को बड़ी गहरी नींद आती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे, तो फिर मैं इतने सुकून से कैसे सो सकती थी। किसी इंसान को छोटी सी टेंशन भी होती है तो वो रात को सो नहीं पाता, और यहाँ मेरा तो पति ही इस दुनिया से चला गया था और मैं रात को इतनी गहरी नींद में सो जाया करती थी कि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी, इसके बारे में अब मुझे पता लगाना ही था। और मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वो नहीं करना था, मतलब मुझे एक दिन के लिए अपना रूटीन चेंज करना था, और मैंने अपने रूटीन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था, कहीं मुझे खाने में तो कोई ऐसी चीज़ मिलाकर नहीं दी जा रही थी जिससे मुझे नींद आती थी, और मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन करेगा। रात को ससुर ने फिर से वही ब्लैंकेट मुझे वापस कर दिया। अब तो वो ब्लैंकेट इतना पुराना हो गया था, फिर भी उसको ऐसे बैग में डालकर मेरे ससुर लेकर आते थे जैसे कि वो अभी भी नया है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते ही क्यों थे। मेरे ससुर ने जब आज मुझे ब्लैंकेट दिया तो मैंने बड़े प्यार से उनसे ले लिया और कहा कि ठीक है, मैं इसको ओढ़कर सो जाऊंगी। आज मैंने उस ब्लैंकेट के बजाय दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी नींद का इस ब्लैंकेट के साथ क्या संबंध था, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे तो आज बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि रात का 1 बज गया था, और वैसे भी मुझे लेटते ही नींद आ जाया करती थी। बाहर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद या तो मेरे ससुर पानी पीने के लिए उठे होंगे या फिर वॉशरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा और वो मेरे कमरे के अंदर आने लगा। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में अंधेरा था, और मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और सोने की एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आखिर ये कौन था और इसका मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो इंसान मेरे बराबर में आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। उन्होंने ब्लैंकेट की तरफ देखा और गुस्से से कहने लगे कि आज तुमने मेरा दिया हुआ ब्लैंकेट क्यों नहीं ओढ़ा। मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर किस तरह से बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्लाने लगी। वो कहने लगे कि बदतमीज़ औरत,
चिल्लाती क्यों हो? मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे ससुर घबरा गए। मैंने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी मेरी आवाज़ें जाने लगी और मोहल्ले वालों ने हमारे घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, ये क्या हो रहा है? पड़ोसियों ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और मेरे चिल्लाने पर उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और एक औरत और एक आदमी घर के अंदर आ गए, जिनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी। मैंने उनको चिल्ला चिल्ला कर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा था। वो लोग ये सुनकर हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि किसी औरत की इज्जत बचानी है या नहीं। दरअसल मोहल्ले वाले तो खुद इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर कोई चोर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मार मार कर अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते हैं, और ऐसा ही हुआ था। आदमियों ने मेरे ससुर को दबोच लिया था। सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे इज्जतदार लोग रहते हैं और तुम अपनी बेटी समान बहू के साथ क्या कर रहे हो। यहाँ पर मैंने एक औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। आखिरकार मेरे ससुर ने जबान खोल ही दी। उन्होंने कहा कि वो इस ब्लैंकेट के ऊपर नींद की दवाई छिड़क कर लाते थे। जब मैं उस ब्लैंकेट को ओढ़ती तो वो दवाई सांस के जरिए मेरे अंदर चली जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी, और उसके बाद वो मेरी इज्जत पर हमला कर देता था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया वो मेरे साथ यही कर रहा था। वो अपने बेटे का इस दुनिया से जाने पर मेरा फ़ायदा उठा रहा था, और ये बच्चा भी मेरे ससुर का ही था। ये बात सुनकर सारे लोगों ने अपने कानों पर हाथ लगा लिए कि मेरा ससुर मेरे साथ इतना घिनौना काम कर रहा था। लोग कहने लगे, हे भगवान, क्या ज़माना आ गया। कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि अगर ऐसा ही हो गया है तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लेकिन मैंने हंगामा कर दिया और अपने चाचा को भी बुला लिया। मैंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन इस इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूंगी जो मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है। मैं तो इसे अपना पिता समान समझती थी। मेरे चाचा ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी कहें, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। आखिर मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हारे इस घर में शादी नहीं की थी। तुम मेरे मरे हुए भाई की बेटी हो और मैं अपने भाई की आखिरी निशानी के साथ इतना बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाचा के गले लगकर खूब रो रही थी और चाचा मुझे तसल्लियां दे रहे थे। चाचा मुझे अपने साथ घर लेकर चले गए और वो बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। वो एक लड़की थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरा पति वापस आ गया। मुझे ये देखकर हैरानी हुई थी। वो समझा कि ये लड़की उसकी बेटी है। बहुत देर तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। मैं भी अपने पति से गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वो अस्पताल में ही था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकता था और ना ही वो बोल सकता था। अब किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया कि मेरा पति मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हो गया था और जिंदा था। मेरा पति पूरे 1 साल बाद घर वापस आया था। जैसे ही वो रिकवर हुआ, फौरन अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला आया। मैंने अपने पति को उसके पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर वो भी बहुत हैरान हुआ था और बहुत अफसोस में हो गया था। मेरे पति ने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ मत करो, बस मुझे अब छोड़कर मत जाना। उसने कहा कि आज से मेरे पिता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस बेटे की परवरिश करेंगे। आज भी मुझे लगता है कि या तो वो बुरा सपना था जिससे मैं गुजर रही थी, या फिर वो कोई अच्छा सपना है जिसको मैं गुजार रही हूँ कि मेरा पति वापस आ गया। बस अब मैं अपने इस सपने से जागना नहीं चाहती। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब दोबारा अपने पति को कभी खोना नहीं चाहती और न ही दोबारा अपनी ज़िंदगी को नरक बनाना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझे उस शहर से अपने साथ ही दूसरे शहर लेकर चला गया और वहीं पर हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं।
मैं पुरानी बातों को भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को देखकर मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मेरे पति ने हमेशा मुझे यही कहा कि पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आज मेरी बेटी 5 साल की हो गई और मेरे पति से भी मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो अभी 9 महीने का है। फिलहाल जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि हर किसी औरत के पति के मरने की खबर के बाद वो जिंदा वापस नहीं आता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।